हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 7 फरवरी और आज की डेट में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। देन हम देखेंगे चक्रा जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये काफी चर्चा में रहा है। देन हाल ही में चर्चा में रही ये जो योजना है दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांगजन सहारा योजना के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला राज्य कौन सा है। देन लातविया देश के बारे में देखेंगे, ये हाल ही में चर्चा में रहा है। इसके साथ ही रिसेंटली अभी बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की चर्चा की गई है, इनके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे भारत का जो पहला हाइड्रोजन पावर्ड एयरपोर्ट बस है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के इस सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the National Commission for Women, consider the following statements. तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एंड सेकंड, द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, आपको बताना है नेशनल कमीशन फॉर विमेन से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है पर फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। आप देख सकते हैं। So, the National Commission for Women is an autonomous and statutory body established in 1992 under the National Commission for Women Act 1990 to protect and promote women's rights in India. So, this commission is responsible for reviewing and addressing issues related to the rights of women and for making recommendations for the protection and promotion of these rights. The chairman and the members of the NCW are nominated by the central government, and as per the Section 3 of the National Commission for Women Act 1990, the commission shall consist of a chairperson, 5 members, and a member secretary. सो आपने देखा कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है इसको स्टैब्लिश किया गया 1992 में, और जो इसकी पहली चेयरमैन रही हैं वो रही हैं जयंती पटनायक। वर्तमान समय में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन है विजया किशोर राहतकर। आप ध्यान रखेंगे इस कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Chakra, the Center of Excellence, recently in the news has been launched by which of the following institutions? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चक्र जो कि एक उत्कृष्टता केंद्र है और ये हाल ही में खबरों में रहा है, आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहां पर आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा ये जो चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आप देख सकते हैं Chakra Center of Excellence is an initiative of State Bank of India to finance sunrise sectors that are crucial for India's economic development and transformation. So the center will function as a knowledge-driven platform to facilitate funding for next generation, technology-led and sustainability-focused industries. सो चक्रा जो है ये फोकस करेगा ऑन 8 सनराइज सेक्टर्स जिनमें शामिल है रिन्यूएबल्स,
data centers, then e-mobility and charging infrastructure, advanced cell chemistry and battery, इसके साथ ही semiconductors, green hydrogen and ammonia, then decarbonization and small infrastructure. So by 2030, these 8 sunrise sectors are expected to unlock cumulative capital expenditure of over 100 lakh crore rupees. So the center will facilitate structured engagement with the development finance institutions, multilateral agencies, banks, NBFCs, etc. सो ये एक्टिवली इंगेज करेगा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, पॉलिसी मेकर्स को और जो भी रेगुलेटरीज बॉडीज हैं उनको, टू शेप अ रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये इनिशिएटिव है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। So it is the largest bank in India with a 23% market share by assets and 25% share of the total loan and deposits market. आप ध्यान रखेंगे एसबीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1955 में। इससे पहले 1921 में जो बैंक था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बाद में इसमें कुछ और बैंक्स ऐड हुए, देन रीनेम होते होते 1955 में इसका जो नाम हुआ वो हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान समय में जो इसके चेयरमैन है वो है C.H. सेट्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two schemes were announced by the Union Finance Minister in Union Budget 2026 and 27 for persons with disabilities? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 में दिव्यांगजनों के लिए किन दो योजनाओं की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं सुगम्य भारत योजना एंड पीएम कौशल विकास योजना, सेकंड पीएम दक्ष योजना एंड समर्थ योजना, थर्ड दिव्यांगजन कौशल योजना एंड दिव्यांगजन सहारा योजना, या फिर स्किल इंडिया एंड एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। सो यहां पर आपको बताना है कि इस वर्ष का जो केंद्रीय बजट है उसमें दिव्यांगजनों के लिए दो योजनाओं की घोषणा की गई है, आपसे यहां पर उनका नाम पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्कीम्स है दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांगजन सहारा योजना। आप देख सकते हैं द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड दिव्यांगजन कौशल योजना एंड दिव्यांगजन सहारा योजना फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन द यूनियन बजट 2026 एंड 27। सो दिव्यांगजन कौशल योजना जो है इट एम्स टू प्रोवाइड डिग्निफाइड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड इट ऑफर्स इंडस्ट्री रेलेवेंट एंड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट दिव्यांग ग्रुप्स। इसके साथ ही जो दिव्यांग सहारा योजना है वो सपोर्ट करेगा आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को टू एक्सपेंड असिस्टिव डिवाइस प्रोडक्शन। सो ये प्रमोट करेगा रिसर्च, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian state has emerged as the largest contributor to the India's renewable energy capacity as of December 2025? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसमें सबसे बड़ा योगदान देने वाला जो भारतीय राज्य है वो कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश।
यहाँ पर आपको बताना है कि जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, अगर हम देखें एज ऑफ दिसंबर 2025, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान देने वाला जो भारतीय राज्य है वो कौन सा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये राज्य है गुजरात। आप देख सकते हैं, Gujarat leads India's renewable energy sector with 42.583 gigawatt installed capacity, contributing 16.50% of the national total as of December 2025. So the state ranks first in total renewable and wind power capacity and second in solar power capacity. So renewable energy includes 14,820.94 megawatt wind power and 25,529.40 megawatt solar power with hybrid and off-grid sources. So Gujarat accounts for over 25% of the India's rooftop solar installations with 6,412.80 megawatt capacity. And the major solar parks operate at Charanka, Radhanista, and Dholera, while Kauda hosts the world's largest renewable park under development. सो आप ध्यान रखेंगे, जो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर स्टेट है वर्तमान समय में वो है गुजरात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। सो यहां पर कुछ देशों के नाम दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। ये कंट्रीज हैं एस्टोनिया, लिथुआनिया, रशिया एंड बेलारूस। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दैट हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद लातविया। सो आपको बताना है कि लातविया जो देश है उसके साथ इनमें से कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहां पर ये चारों ही कंट्रीज लातविया से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। आप देख सकते हैं, सो लातविया इज अ कंट्री इन द बाल्टिक रीजन ऑफ द नदर्न यूरोप एंड इट इज वन ऑफ द थ्री बाल्टिक स्टेट्स along with Estonia to the north and Lithuania to the south. So it borders to the Russia to the east, Belarus to the southeast, and shares a maritime border with the Sweden to the west. So in Baltic nation, Latvia, the Latvian Environment and Meteorology Center has reported that country recorded a temperature of minus 32 degrees Celsius recently. और ये पूरे दशक में ऐसा पहली बार देखा गया है, इस वजह से लातविया अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। लातविया की और बात करें तो इसकी कैपिटल है रीगा, जो कि यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। एंड इट इज फेमस फॉर इट्स स्टनिंग आर्ट नेव्यू आर्किटेक्चर एंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मेडाइवल ओल्ड टाउन। सो लातविया का जो क्लाइमेट है वो है टेम्परेट क्लाइमेट, और यहाँ की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है गौजा। इसके अलावा अगर हम कुछ और अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करें जिसका लातविया मेंबर है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस है यूरोपियन यूनियन, यूरोजोन, नेटो, यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम ओईसीडी के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। सो यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम दिए गए जिन पर आपको विचार करना है, और ये स्टेट्स हैं ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। So the question is, how many of the above states are proposed to be the part of the rare earth corridors declared in the Union Budget 2026 and 27? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो राज्य है ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु,
उपरोक्त राज्यों में से कितने राज्यों को केंद्रीय बजट 2026-27 में जो घोषित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा है उसका हिस्सा बनाने का प्रस्ताव हाल ही में रखा गया है? या रेयर अर्थ कॉरिडोर में इनमें से कितने ऐसे राज्य हैं जो कि शामिल हैं? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये चारों ही राज्य शामिल हैं, ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आप ध्यान रखेंगे ये सारे ही कोस्टल स्टेट्स हैं। So rare earth corridors, dedicated corridor in Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu for mining, processing, research and development and manufacturing. So in India, beach sand minerals is the principal ore of the rare earths and the BSM ore, the prescribed substance monazite occurs, which is a phosphate mineral containing uranium and thorium. So recently, the finance minister said the proposal is in line with the recently announced scheme to promote manufacturing of sintered rare earth permanent magnets with the financial outlay of rupees 7,280 crore. So, under this scheme, the government aims to support 6,000 metric tons per annum of integrated rare earth permanent magnets manufacturing capacity, which will be allocated among five beneficiaries selected through a competitive bidding process, with each eligible for up to 1,200 metric tons per annum. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में जो रेयर अर्थ कॉरिडोर की चर्चा की गई है उनमें जो राज्य शामिल हैं वो है ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India's first hydrogen powered airport buses for passenger transport will be launched at which of the following airport? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जो पहली हाइड्रोजन चालित यात्री बसें हैं वो निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर शुरू की जाएंगी? आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां पर आपको बताना है कि जो इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड एयरपोर्ट बसेस होंगी वो किस एयरपोर्ट पर लॉन्च की जाएंगी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये लॉन्च किया जाएगा कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आप देख सकते हैं Kochi International Airport Limited will become the first airport operator in India to deploy hydrogen powered buses for passenger transport. So, the bus will be introduced under the Kerala Hydrogen Valley initiative aligned with the National Green Hydrogen Mission. So, three hydrogen fuel cell electric buses will be procured and operated by CIAL, यानी कि कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, एंड द इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस इमिशंस फ्रॉम इंट्रा एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एंड इम्प्रूव पैसेंजर कन्वीनियंस। आप ध्यान रखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है वो वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट भी है। सो इट हैज अराउंड 50 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। इसके साथ ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो इसका एम है प्रमोट करना द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया। सो ये सपोर्ट करता है डीकार्बोनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का, इंडस्ट्री एंड एनर्जी सेक्टर्स का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is set to host the first ever Global Big Cat Summit in 2026, bringing together heads of governments and ministers? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विभिन्न देशों के जो सरकार है, सरकारों के प्रमुख हैं और जो मंत्री हैं उनके साथ 2026 में पहली बार
ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर इंडोनेशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो पहली बार ग्लोबल बिग कैट का जो समिट हो रहा है, इसका मेजबान जो देश है वो है भारत। आप देख सकते हैं। So India will host the first ever Global Big Cat Summit 2026 to strengthen international cooperation for big cat conservation. And the summit will bring together heads of governments and ministers from 95 range countries. And the announcement was made by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman during the Union Budget 2026 and 27. So the summit aims to strengthen global cooperation for the conservation of big cat species. और ये जो बिग कैट स्पीसीज हैं, इनमें शामिल है टाइगर्स, लॉयंस, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता एंड जैगुआर्स। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।